US and also from China. Welcome you all to today's webinar on renewing the US-China Science and Technology Agreement. And we'll be discussing can science and technology cooperation coexist with technological decoupling. My name is Nong Hong. I am the Executive Director of the Institute for China and American Studies, which is a DC-based think tank focused on studies. अमेरिकी कांग्रेस की नजर चीन के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते पर। अमेरिकी कांग्रेस ने चीन के साथ विज्ञान समझौतों पर अधिक नियंत्रण के लिए बिल पारित किया। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते कैसे हमारे दैनिक जीवन और भविष्य के नवाचारों को प्रभावित करते हैं? जब दो महाशक्तियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाथ मिलाती है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आइए इस विश्लेषण में गहराई से जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलों की समिति ने एकमत से एक बिल को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य चीन के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौतों पर कांग्रेस की निगरानी बढ़ाना है। इस बिल के अनुसार राज्य सचिव को ऐसे समझौते की विस्तृत जानकारी, उनके लाभ और जोखिमों सहित निगरानी करने से पहले कांग्रेस को प्रदान करनी होगी। यदि ये बिल लागू होता है तो प्रशासन को इन समझौतों के साथ आगे बढ़ने से कम 30 दिनों की प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों और मानवाधिकार विचारों का मूल्यांकन करने का समय मिलेगा। आपको बता दें कि समिति द्वारा इस बिल की मंजूरी जो 50-0 के वोट से हुई, आगे की विधायी कार्रवाई के लिए मंच तैयार करती है। हालांकि प्रतिनिधि सभा के फर्श पर वोट के लिए एक विशेष तारीख अभी तय नहीं की गई है और न ही सीनेट के लिए एक तारीख निर्धारित की गई है। इस बिल से अमेरिका और चीन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते के नियमित नवीकरण में एक संभावित बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसे मूल रूप से 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और चीनी प्रधानमंत्री डेंग जियाओपिंग द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच पहले द्विपक्षीय सौदे के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। एसटीए जो आमतौर पर हर 5 साल में नवीकृत किया जाता है, तो पिछले अगस्त और फरवरी में 6 महीने के विस्तार सहित एक श्रृंखला मिली है। इस वर्तमान समझौते के तहत अमेरिकी और चीनी शोधकर्ताओं ने दशकों से वित्तीय, कानूनी और राजनीतिक समर्थन से लाभ उठाया है, जिससे वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिला है। समर्थकों का तर्क है कि एसटीए चीन में अमेरिकी वैज्ञानिकों की रक्षा करता है और अमेरिका में शोध को सुविधाजनक बनाता है, खासकर स्वास्थ्य अध्ययनों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चीनी डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करके। वैसे आलोचकों का कहना है कि चीन ने अपनी सीमाओं के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर नियंत्रण और निगरानी के माध्यम से एसटीए का शोषण किया है। वैज्ञानिक अंतरालों को पूरा करने और अमेरिकी एकेडमिक परिदृश्य की विकेंद्रीकृत प्रकृति का लाभ उठाकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम होने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ बिल के समर्थकों ने अमेरिकी नवाचार पर एसटीए के प्रभाव का मूल्यांकन करने और जोखिमों का आकलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विस्कॉन्सिन के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक गैलाघर, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर हाउस सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, ने चीन के अमेरिकी वैज्ञानिक खुलेपन का दुरुपयोग करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने, जिसमें सैन्य विस्तार भी शामिल है, पर जोर दिया। द्विदलीय बिल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को भी लक्षित किया, जिसमें उसकी केंद्रीय समिति के सभी 205 सदस्यों और उनके वयस्क परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंधों का प्रस्ताव है। मिशिगन की रिपब्लिकन प्रतिनिधि
लीसा मैकलेन ने इस बिल का प्रायोजन किया जो 28-22 से पारित हुआ। ये बिल राष्ट्रपति को प्रतिबंधों को माफ करने की शक्ति प्रदान करता है यदि बीजिंग विभिन्न क्षेत्रों में सुधार दिखाता है, जिसमें उइगुर मुसलमानों के प्रति उसका व्यवहार और ताइवान और हांगकांग के प्रति उसकी कार्रवाइयां शामिल है। समर्थक इस विधान को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक जैसे कि न्यूयॉर्क के प्रतिनिधि ग्रेगरी मिक्स समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेट का तर्क है कि इतने व्यापक प्रतिबंध अमेरिका चीन संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अमेरिकी अधिकारियों और व्यापारियों को चीनी समकक्षों के साथ संलग्न होने से रोक सकते हैं ताकि अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बिल अमेरिका और चीन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते के भविष्य के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है, जिसमें अधिक सख्त नियंत्रण और जांच की संभावना है। इसके प्रभाव वैज्ञानिक सहयोग, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहराई से पड़ सकते हैं, जैसा कि दोनों देश इस नए विधायी परिदृश्य के अनुकूल होते हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे अपने साझा लक्ष्यों को कैसे संतुलित करते हैं और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम इस बिल के वैश्विक प्रभावों पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से अन्य देशों के साथ चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों पर। क्या अन्य राष्ट्र भी इसी तरह के कदम उठाएंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे थे